ननद ने भरे कान। रामवती अपनी बेटी की शादी करने के बाद अपने बेटे मनीष और बहू शीतल के साथ बड़ी ही मजे की जिंदगी जी रही थी। उसकी एक पोती थी मिंकी, जो उसका पूरे दिन मन लगाए रहती थी। अच्छा दादी, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। अब जब मैं स्कूल से आऊंगी ना, तो आप आज मेरे लिए अपने हाथों से चूरमा बना कर रखना। अरे क्यों दादी को परेशान कर रही हो? कितनी बार समझाया है कि दादी को ऐसे वैसे कामों के लिए मत बुलाकर। उनके हाथ में दर्द रहता है, वो ये सब काम नहीं कर सकती। अरे बहू, तो हम दादी पोते के बीच में मत पड़। ये हमारे आपस का मामला है। मैं अपनी पोती की पसंद की चीज नहीं बना पाऊंगी क्या? पर माँ जी, आपका हाथ। अरे ठीक है, मेरा हाथ। चूरमा बनाने में कोई इतनी मेहनत नहीं लगती। मिंकी मेरी गुड़िया रानी, तू अभी स्कूल जा और जब तू आएगी ना तो तुझे चूरमा तैयार मिलेगा, ठीक है? मेरी प्यारी दादी। मेरी प्यारी गुड़िया। मिंकी के स्कूल जाने के बाद शीतल घर के काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसके बाद रामवती रसोई में चूरमा बनाने लगती है। वो चूरमा बना रही होती है कि इतने में आवाज आती है। माँ कहाँ हो तुम? अरे ये तो मनीषा की आवाज है। मेरी बेटी आई है। अरे मनीषा, रसोई में हूँ मैं। अरे माँ, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? भाभी कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो चल मेरे कमरे में, वहां बैठते हैं। मैं अभी आई। हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है। रामवती मनीषा के पास जाकर बैठती है। और बता, कैसी है तू? घर में सब कैसे हैं? माँ तो सब एकदम बढ़िया है माँ, पर ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? भाभी कमरे में पड़ी बिस्तर तोड़ रही है और तुम इतनी गर्मी में रसोई में काम कर रही हो। अरे वो मिंकी बोल कर गई थी कि दादी जब मैं स्कूल से आऊंगी तो चूरमा बना कर रखना। अरे मेरी भोली माँ, तुम कुछ नहीं समझती। ये सब तरीके हैं, समझी? भाभी तो तुमसे बोल नहीं सकती, तो मिंकी के जरिए तुमसे बुलवा रही होगी। अरे ऐसा नहीं है, शीतल बहू तो बहुत अच्छी है। अच्छी है तो अभी तक उसको मेरी आवाज नहीं आई क्या? मैं तो इतने जोर से चिल्लाती हुए आई थी। अरे आंख लग गई होगी उसकी, इसलिए नहीं सुना होगा। तो बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ। मुझे नहीं खाना कुछ। जब वो तुम्हारी महारानी उठेगी ना, तब खा लूंगी। कुछ देर बाद स्कूल से मिंकी आती है और अपनी बुआ को देखकर बड़ी खुश होती है। बुआ, बुआ आप कब आए? अरे मेरी मिंकी, मेरी प्यारी गुड़िया। बुआ तो कब से आई हुई है और तुम्हारी माँ के उठने का इंतजार कर रही है बस। अच्छा, मैं अभी माँ को जाकर उठाती हूँ। अरे दीदी, आप कब आई? ये देखो भाभी, पड़ोसियों को भी मेरे आने की खबर हो गई होगी, पर यहाँ तो घर के लोग ही बेखबर है। अरे नहीं दीदी, वो ना मेरी आंख लग गई थी। आपने कुछ खाया क्या? अरे आप सो रही थी तो किसे कहती? माँ तो पहले ही इतनी गर्मी में काम में लगी हुई थी, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा भूखा रह लूंगी, पर माँ को परेशान नहीं करूंगी। देखो बेटियां तो ऐसी ही होती हैं। मैं अपनी माँ को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। दीदी, मैं तो माँ का पूरा ध्यान रखती हूँ। हाँ देख रही हूँ मैं, और कुछ दिन यहाँ रहूंगी तो अच्छे से देख लूंगी। ये तो अच्छी बात है दीदी कि आप अभी रुक कर जाओगे। अच्छा, मैं आपके लिए ना कुछ लेकर आती हूँ। रात को मनीषा अपनी माँ के पास बैठती है और उसे अपने गहने दिखाने लगती है। पता है कितने तोले की चेन है ये? पूरे 2 तोले की। और ये चूड़िया पूरे 4 तोले की। मेरे पास तो इतने गहने कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या रखा है। और तुमने तो हमारा नया घर भी अभी तक नहीं देखा ना। इतना बड़ा है कि क्या बताऊँ आपको। आपका घर तो बहुत छोटा है। मैं सोच रही थी वापस अपने ससुराल ही चली जाऊं, पर मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं रुक कर ही जाऊंगी। अरे बेटा, यहाँ सब ठीक है, तू क्यों इतना सोच रही है? क्या ठीक है माँ? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी बहू मिंकी से बुलवा बुलवा कर तुमसे काम करवाती है और खुद आराम करती है, और खुद के कमरे में एसी है और तुम पंखे में सो रही हो। और तो और मैंने उसको भी रसोई में राबड़ी खाते देखा। जब मैंने बोला कि भाभी राबड़ी माँ को क्यों नहीं दी, तो बोली, देखो दीदी, माँ को ये बात मत बताना। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं घर में राबड़ी रखी है। मनीषा अपनी माँ के कान भर रही होती है और उधर शीतल मनीष के आने का इंतजार। थोड़ी देर बाद ही जब मनीष आता है। अरे आ गए आप? अब प्लीज ना, मुझसे कोई काम की बात मत करना। मैं कमरे में जाकर सोऊंगा। मुझे खाना भी नहीं खाना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह अच्छा ठीक है। शीतल मनीष को बता ही नहीं पाती कि उसकी बहन मनीषा आई हुई है। अगली सुबह मनीष को जल्दी ऑफिस निकलना होता है और वो शीतल के उठने से पहले ही निकल जाता है। जब सुबह मनीषा नाश्ता करने बाहर आती है तो पूछती है, अरे भैया दिखाई नहीं दे रहे,
कल रात भी नहीं मिले और अब भी नहीं दिख रहे। वो दीदी कल रात को ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी वो मेरे उठने से पहले ही चले गए। देखा माँ, अभी तक इसने भाई को क्या ये नहीं बताया होगा कि उसकी बहन इतने दिनों बाद घर आई है? अब बताओ तुम खुद, दोनों ही मियाँ बीवी की खिचड़ी पक रही है और तुम बिल्कुल बेखबर हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। माँ जी, आज मिंकी के स्कूल में टीचर ने बुलाया है तो मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। शीतल मिंकी के स्कूल चली जाती है। वहां अचानक मनीष का फोन आता है। कहाँ हो तुम? मैं स्कूल आई हूँ। अरे आज मैं जल्दी फ्री हो गया, मैं अभी आता हूँ तुमको लेने। मनीष शीतल को लेने स्कूल आ जाता है। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी होने वाली है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पास में लंच करने चलते हैं, फिर मिंकी को स्कूल से भी ले लेंगे। अरे पर मुझे घर भी तो जाना है। अरे घर में फोन कर दूंगा, तुम चलो तो सही। दोनों लंच करने चले जाते हैं। यहाँ मनीषा शीतल के घर न आने पर बड़ी बेचैन सी घूम रही थी। देख लो, अभी तक नहीं आई तुम्हारी बहू। ऐसा तो कोई दूर भी नहीं है स्कूल। अरे क्या पता, ट्रैफिक होगा बेटा। क्या माँ, छोड़ो, मैं अभी फोन करती हूँ उसको। तुमने जो इतनी ढील दे रखी है ना, एक दिन बड़ा पछताओगी। आपकी कल तबीयत खराब थी और कल सुबह जल्दी निकल गए। इस चक्कर में आपको बता भी नहीं पाई कि मनीषा दीदी कल से आई हुई है। अरे मनीषा आई हुई है? चलो माँ और मनीषा के लिए यहीं से खाना पैक करके ले चलेंगे। ठीक है। वैसे भी ना आपसे बहुत नाराज होंगी वो। आप कल से गायब जो हो। नाश्ते के वक्त भी आपको पूछ रही थी। हेलो। अरे भाभी कहाँ रह गई? स्कूल ही गई थी ना? जी दीदी, स्कूल ही आई थी, बस मिंकी को स्कूल से लेकर घर ही आ रहे हैं। हाँ तो जल्दी आ जाओ। सर आपका खाने का बिल। हाँ भैया लाओ। अच्छा दीदी। इतना बोलकर शीतल तो फोन रख देती है, पर मनीषा आग बुबला हो जाती है। देखा, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता। अब भी बोलो कि तुम्हारी बहू भोली है और तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी। अरे पर हुआ क्या है? महारानी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही है। यहाँ से स्कूल का बोलकर निकली और वहाँ भैया के साथ लंच हो रहा है। वैसे तो भाई की कल तबीयत खराब थी और सुबह से वो गायब है, पर अब देख लो खुद। माँ, वो दिन दूर नहीं जब तुम एक कोने में पड़ी होगी और फिर वृद्धाश्रम में। अरे ये सब तू क्या बोल रही है बेटा? सही बोल रही हूँ माँ। तुम्हारे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं तुमको कब समझ में आएगा। देखो माँ, मुझे ससुराल में कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से खूब पैसा है। मैं इतना आराम छोड़कर सोचो यहाँ क्यों पड़ी हूँ? तुम्हारे लिए माँ। मैं तो अगले दिन ही चली जाती, पर जब मैंने सब देखा तो मुझसे अपनी माँ को ऐसे छोड़कर नहीं जाया गया। मैं चली भी गई तो मेरा ध्यान तुम्हारी फिक्र में ही लगा रहेगा। अरे पर बेटा अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मियाँ बीवी इतने तेज है। मैं ना आती तो कभी तुमको पता भी नहीं चलता। खैर, अब तुम्हें और मुझे कुछ पक्का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे ये लोग कभी तुम्हें घर से निकाल ना सके और हमेशा तुमसे डर कर रहे। अरे पर ऐसा क्या करे? तुम अपनी विल मेरे नाम कर दो। क्या? हाँ माँ, देखो मुझे तो इन सब में कोई लेना देना है ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। रामवती चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और बस इसी के बारे में सोचती रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उस दिन रामवती बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बहू बेटी को हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा होता है और मिंकी तो उसके जिगर का टुकड़ा होती है। अरे मनीषा, मेरी प्यारी बहन। भैया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मुझे बताया तेरी भाभी ने। देख, तभी तो हम तेरा मनपसंद खाना लेकर आए। और हाँ, ये तू चुपचाप खाना, माँ को मत बताना। वो क्या ना, माँ को कुछ भी मीठा और बाहर का खाना एकदम मना है। अच्छा ठीक है, मैं उनको नहीं बताऊंगी। मनीषा खाना खाकर कुछ देर अपने भाई भाभी के कमरे में जाकर बैठ जाती है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है एसी में। माँ के कमरे में तो बैठा ही नहीं जाता। मैं तो पूरी रात सोई नहीं पाई। अरे तो तुम साथ वाले कमरे में सो जाया करो ना, उसकी चाबी ले लो। वो बस उसमें कुछ जरूरी कागज है तो मैं इसलिए उसमें ताला लगा कर रखता हूँ। आप कितने अच्छे हो भैया। मनीषा अपने भाई से उस कमरे की चाबी लेकर उस कमरे में ही अपना डेरा जमा लेती है। उसके कपड़े और बाकी सामान सब वो उस कमरे में ऐसे ही रख लेती है जैसे बाकी की पूरी जिंदगी उसे वहीं रहना हो।
अरे दीदी, हो गई आपकी सारी सेटिंग? कोई जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, सब ठीक ही है। अब देखो, मेरे ससुराल जैसा तो नहीं है, पर कोई ना, मायका आखिर मायका ही है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे जीजा जी का मन लग रहा है आपके बिना? कोई फोन आया उनका? अरे भाभी, अभी आए 4 ही दिन तो हुए हैं मुझे। इतने दिन भी नहीं हुए कि उनका मन ना लगे। हाँ, सही बात है दीदी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे मिंकी को पढ़ाना है। अरे मनीषा, तूने तो कमरा एकदम चमका दिया। हाँ, और तुम्हारी महारानी बहू मुझे चमका कर गई है। क्या मतलब? मतलब कि यही बोल रही थी कि मुझे इतने दिन हो गए यहाँ, तो क्या जीजा जी मुझे याद नहीं करते? उनका मन लग रहा है या नहीं? मैं आज ही चली जाती हूँ माँ, ये सब नहीं सुन सकती मैं। बताओ, एक लड़की शादी के बाद अब अपने मायके में भी नहीं रह सकती? अपने ही घर में रहने पर ऐसा सुनना पड़ता है। अरे बेटा, तू रो मत। इन दोनों मियाँ बीवी ने तो हद ही कर दिया। मैं इनको देख लूंगी। तू बोल रही थी ना वो विल वाली बात, मैं कर दूंगी तेरे नाम। फिर देखती हूँ कौन तुझे यहाँ रहने से रोकेगा। ये सुनते ही मनीषा तो मन ही मन खुश हो जाती है। वो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वकील से अगले ही दिन बात करके विल अपने नाम करवा लेती है। विल नाम होते ही मनीषा 7वें आसमान पर होती है। सुनिए ना, ऑफिस से आते वक्त माँ की दवाइयाँ लेते आना। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ले आना। मनीषा अपनी माँ की दवाई लेकर नहीं आती। शाम को बिना दवाई खाए रामवती का बीपी बढ़ जाता है और उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगती है। देख मनीष, मेरी दवाई ले आया होगा, जल्दी ला कर दे दे मुझे। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। मनीषा बाहर जाती है और फिर वापस आती है। माँ, भैया तो आपकी दवाई लेकर नहीं आए। अरे मैंने तो उसे बोला था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मनीषा बेटा, कुछ करना बेटा। हाँ माँ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मनीषा अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसके बाद जब वो घर आते हैं तो शीतल और मनीष माँ से पूछते हैं, पर वो कोई जवाब दिए बिना अपने कमरे में चली जाती है। मनीषा, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ, किसी को मेरे कमरे में आने मत देना। ठीक है माँ। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद मनीषा अकेले माँ के पास जाती है। आज तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अरे माँ, जाने दो ना, छोड़ो। हम ना कल कुछ और सोचते हैं। अगली सुबह मनीष अपनी माँ के कमरे में आने ही वाला होता है कि मनीषा बोल पड़ती है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर मत जाओ। अरे तभी तो जा रहा हूँ देखने। अरे पर उन्होंने अभी मना किया है, मैं तो अभी अभी होकर आई हूँ। अच्छा, तो शाम को आकर मिलता हूँ। माँ को बता देना शीतल की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ठीक है भैया। मनीषा अपनी माँ के कमरे में जाती है और अजीब सी शक्ल बनाती है। क्या हुआ बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बना रही है? क्या करूँ फिर, अभी अभी दोनों मियाँ बीवी बाहर गए हैं। बोल रहे थे मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे उनकी बात आई तो फट से ले गए। और माँ चाहे मर क्यों ना जाए, ये नहीं कि एक बार माँ का हाल ही पूछ लूं कि जिंदा है कि नहीं। अब मैं इन लोगों के साथ एक पल इस घर में नहीं रह सकती। बोल दे इनको कि चले जाए यहाँ से हमेशा के लिए। दादी, दादी कैसी हो आप? मर गई तेरी दादी, जा यहाँ से। दादी, दादी ने मुझे डांटा। अरे मिंकी, रो मत, चल बाहर जाकर खेल। हाँ। शाम को जब मनीष और शीतल घर आते हैं तो रामवती वहीं बाहर बैठी थी। इस वक्त दोनों आ रहे हो? और ये मिंकी को किसके भरोसे छोड़ गए थे? मेरे एक बीमार बुढ़िया के? अरे माँ, ये सब आप क्या बोल रही हो? मिंकी क्या कोई बोझ है आपके ऊपर जो आपको उसको रखने में इतनी परेशानी हो गई? नहीं नहीं, बोझ तो मैं हूं, वो थोड़ी ना है। माँ, आप मेरी बेटी को ऐसे क्यों बोल रही हो? सुनिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लो जी, अब इसे चक्कर आ गए। इतनी सी बात पर चक्कर? अरे जा जा, तू अपनी बीवी का ध्यान रख। तेरी माँ का क्या है, आज नहीं तो कल मरना ही है। ये क्या फालतू की बात कर रही हो माँ? मेरी बीवी की हालत तो देखो। शीतल, कमरे में चलो। रामवती अपने बेटे, बहू और पोती से बात करना ही बंद कर देती है। वो शीतल के हाथ का खाना खाने से भी मना कर देती है। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे सब रामवती से दूर हो जाते हैं। एक दिन फिर शीतल अपने पति से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती जी, इस कमरे में ना घुटन होती है। हाँ, मैं वही सोच रहा था, आज माँ से बात करनी पड़ेगी।
हम उनके कमरे से अपना कमरा बदल लेते हैं। मनीष अपनी माँ के पास जाकर बात करता है, पर रामवती तो अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। माँ ये बोल रहा था कि आप ये दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ ना, उस शीतल को इस कमरे की ज़रूरत है, उसे वहाँ घुटन होती है। हे भगवान, मनीषा देख रही है ना बेटा, देख कैसे चालाकी से मुझे मेरे ही कमरे से निकालने आ गया है। आज कमरे से निकाल रहा है, कल घर से निकाल देगा। हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेता, मैं जीना नहीं चाहती। ये सब क्या बोल रही हो माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तू और तेरी बीवी यही चाहते हैं। सारी चाल समझ गई हूं मैं तुम दोनों की, इसीलिए मैंने पहले ही अपनी विल मनीषा के नाम कर दी। अब तू मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता, समझा? माँ, आपने ऐसा किया? मुझे यकीन नहीं होता कि आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। मुझे कभी इस घर का, प्रॉपर्टी का लालच था ही नहीं, पर यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आपको अपने बेटे पर ही शक है। जब ऐसी बात आ ही गई है तो मैं आज ही यहां से अपने परिवार को लेकर चला जाऊंगा। हाँ हाँ निकल जा, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। मनीष उसी वक्त शीतल के पास जाता है। अभी के अभी अपना सामान बांधो और चलो यहां से। अरे पर हुआ क्या? बस अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मनीष शीतल को सारी बात बताता है और वो सब वहां से घर खाली करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मनीषा के चेहरे पर अलग ही सुकून की खुशी होती है और रामवती गुस्से में उनको जाते हुए भी देखती है। अब मनीषा का पूरे घर पर राज होता है। वो मज़े से मायके में दिन काट रही थी और करीब 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है। मनीषा पूरा दिन कमरे में पड़ी अपनी सहेलियों से फ़ोन पर लगी रहती। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। ये मनीषा भी अब मेरे पास नहीं बैठती। मिंकी थी तो पूरा दिन घर में रौनक रहती थी। मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ। मैं अपनी बेटी के पास जाकर बैठती हूँ। रामवती अपनी बेटी के कमरे में जाती है, पर मनीषा बाथरूम में नहा रही थी। रामवती वहीं बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान मनीषा के मोबाइल पर जाता है। अरे इस पर तो किसी का फ़ोन आ रहा है, चलो मैं ही उठा लेती हूँ। हेलो हेलो मालकिन, कैसी हो? मैंने सुना तुमने अपने भाई भाभी को बड़ी चालाकी से घर से निकलवा कर विल अपने नाम करवा ली है। अरे क्या कर रही है? साथ में तेरी बुद्धि बेवकूफ माँ बैठी है क्या? ओह तभी। खैर मुझे तो आज ही अंकिता ने बताया कि तू कैसे ससुराल से आकर मायके में कब्जा करके बैठी है। यार दिमाग हो तो तेरी जैसा, कसम से ऐसा काम तो बस तू ही कर सकती थी। कैसे कैसे तूने अपनी माँ को उनके बेटे और बहू के खिलाफ भड़काया। मजा आ गया। तू तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकती है। और अच्छा हुआ तेरी माँ को अभी तक ये भी पता नहीं चला कि तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, वरना कहीं पोते के मुंह में उन्हें जाने ही ना देती। रामवती पिंकी की बातें सुनकर सुन रह जाती है। इतने में बाथरूम से मनीषा बाहर आती है। ये आप मेरे फ़ोन पर किससे बात कर रही हो? हैं? ये पीछे से कौन बोल रहा है? मनीषा! अरे मनीषा, मैं मनीषा की माँ हूँ और मैंने सब सुन लिया है। क्या सुन लिया? कौन था फ़ोन पर? तेरी सहेली, जिसने धोखे से सब बता दिया कि कैसे तूने मेरे परिवार को तोड़ दिया, वो भी बस इस प्रॉपर्टी के लिए। तुझे शर्म नहीं आई? कैसी बेटी है तू, कैसी बहन है तू? मुझसे फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। ये घर अब मेरे नाम है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास। रामवती अपने बेटे और बहू के पास जाती है और खूब रोती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे माँ, क्या हुआ तुमको? ये सब उस मनीषा ने किया और ये सब कुछ उसने घर अपने नाम करवाने के लिए किया और मैं बेवकूफ उसकी चाल समझ ही नहीं पाई। माँ तुम रो मत। हाँ माँ जी, आप रोइए मत। मत रो दादी। तुम सब घर चलो, मैं नहीं रह सकती तुम सबके बिना। चलो यहाँ से। मेरी बहू ऐसी हालत में यहाँ किराए के घर में अकेली नहीं रहेगी, मैं उसकी देखभाल करूँगी। अरे पर अब उस घर पर तो मनीषा का हक है माँ, हम वहाँ नहीं आ सकते। मैंने अगर विल उसके नाम की है तो मैं बदल भी सकती हूँ, तो अभी मेरे साथ वकील के पास चल। रामवती अपनी विल बदल कर सब अपने बेटे के नाम कर देती है और इसके बाद वो सब घर वापस आते हैं। अरे अरे अरे, ये सामान लेकर यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? ये घर अब मेरा है।
अब ये घर मेरे बेटे का है, समझी? मैंने अपनी विल इसके नाम कर दी है। अब तू निकल यहां से और दोबारा मेरे घर मत आना। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ। हाँ, तूने बहुत अच्छा किया, हम सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर। हाँ, चल चली जा यहां से, अब भी क्या भी।